बहुत ही स्पेशल लेक्चर होने वाला है आज का। और ग्रुप में जो मैंने ऐसे दिया है ना, चैनल पर ऐसे दिया है, मैंने देता हूँ मैं बराबर। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग रोज़ ही करते हैं, रोज़ वीडियो अपलोड होता है। उसमें उसमें अंत में कुछ सवाल होते हैं जिसको आपको लिख कर भेजना होता है। अगर जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो ऐसे मैंने दिया था टॉपिक, वो था कि पलायन पलायन का सामाजिक प्रभाव जो होता है वो आर्थिक से अधिक भयावह होता है। इसको दूसरे शब्दों मैंने दिया था कि पलायन का सामाजिक प्रभाव आर्थिक के कहीं ज़्यादा भयावह होता है। यही टॉपिक है, मर्म यही है टॉपिक का। यानी किस पर लिखना है? पलायन समस्या पर लिखना है, लेकिन इसके सामाजिक प्रभाव जो है आपको ये दिखाना है कि आर्थिक प्रभाव के अलावा भी इसके और ज़्यादा प्रभाव हैं। कारण क्या है, परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है, इन सब पर आपको ऐसे लिखना है। ऐसे का नेक्स्ट लेक्चर है ये। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। GS1, GS2, IR, ऐसे इन सब के लेक्चर्स अपलोड होते हैं इस पर, और आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। पलायन के लिए मैं कविता लेकर आया हूँ, और इस पर ऐसे लिखने के लिए मैं आपको पूरा डिटेल में अभी बताऊँगा, पॉइंट बाय पॉइंट कैसे लिखना चाहिए। उसके बाद आप शाम तक लिख के भेज सकते हैं, मैं चेक कर दूँगा। एक कविता पढ़िए, ये ज़रा क्या है। पलायन के सारे मर्म इसी 2 लाइन में छुपे हुए हैं। सड़क तुम अब आई हो गाँव, जब सारा गाँव शहर जा चुका है। क्या है ये? एक पहाड़ी कवि हैं, उनकी कविता है ये कि सड़क तुम अब आई हो गाँव, जब सारा गाँव शहर जा चुका है। पता चल गया होगा आपको, 2 लाइन काफ़ी होता। कविता लिखा ही इसीलिए जाता है कि 2 लाइन में वो पूरा भाव समट कर बैठा हुआ होता है। तो जो मैंने सवाल पूछा है, अगर उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो मैंने उसमें पूछा हुआ है कि मुख्य रूप से मैंने जो पूछा है कि पलायन का प्रभाव क्या पड़ता है। लेकिन पलायन के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए जब आपसे ऐसे पूछा जाएगा 100 नंबर का, तो आप पलायन क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, किस कारण से कितने तरह के पलायन होते हैं, वो सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। फिर आप प्रभाव लिखेंगे, फिर उसका समाधान भी लिखना पड़ेगा आपको। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैंने वो जो ऐसे दिया है, निबंध जो दिया है मैंने लिखने के लिए, उस निबंध में कहीं भी मैंने ये नहीं बोला है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिखिए। मैंने बोला है कि पलायन का जो सामाजिक स्वरूप है वो आर्थिक स्वरूप से कहीं अधिक भयावह है। मैंने ये कहीं नहीं भी बोला है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिखना है आपको। अगर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिखने को दूंगा तो मैं उसमें लिख दूंगा कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको लिखिए। 100 मार्क्स का है और 7 से 8 पेज आपको लिखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सोर्स क्या होता है, कैसे ऐसे लिखा जाता है, सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप जब उस ऐसे की शुरुआत करेंगे, मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ, मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा ना बंधुओं कि पलायन होता क्या है। पलायन क्या होता है, उससे भी पहले आप इंट्रो में कोई कविता लिखना चाहते हैं तो वो लिखिए। मैंने कितना सुंदर कविता लिखा, आप और भी लिख सकते हैं। एक बार जो आदमी घर छोड़ता है वो जीवन भर घर ही बदलता रहता है। इस तरह की कविताएं, कविता कहानी तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे वगैरह के लिए आपको पता होनी चाहिए। कोई 2-3 पंक्ति लिखिए, कोई अपना अनुभव लिखने से शुरुआत कीजिए कि पलायन क्या होता है। ये भी बता दीजिए आपके गाँव का क्या हाल है। कोई पर्व त्यौहार होता है छठ के अलावा तो उसमें क्या स्थिति रहती है, कितने लोग होते हैं। पहले का भोज याद कीजिए गाँव का, अगर गाँव में रहते होंगे तो कितने लोग आते थे खाने के लिए, अब कितना कम खर्चा में भोज हो जाता है गांव का। ये सब क्या है, ये सब आपके अनुभव हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं लिखने की। कविता, कहानी, अनुभव, अपने वास्तविक अपने जीवन के अनुभव, गांव के कुछ पल, गांव के कुछ कहानियाँ, कुछ भी, कोई फिल्म देखा हो तो उसको, जैसे अभी भीड़ मूवी का ट्रेलर आया है। भीड़ क्या था ये, कोरोना के समय जो
दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों से मज़दूर वापस बिहार और यूपी की तरफ आए, उस पर बनाई हुई मूवी है ये। उसका दंश कितना प्रबल था, हम लोग घर में बैठकर कोरोना में रामायण देखते हुए समय बिता रहे थे और मज़दूर लोग सड़क पर चल रहे थे उस भीषण गर्मी में। आपको याद है एक बच्चा से लेटा हुआ था, उसकी माँ उस सूटकेस खींच रही थी। सोचिए कितना दर्द होगा उसमें। वो बच्चा सूटकेस पर लेटा हुआ था, उसकी माँ उस सूटकेस को खींच रही थी। सोचिए ज़रा कितना ज़्यादा उसमें कठिन एक दर्द छुपा, एक मैसेज छुपा हुआ है कि जहाँ वो इतने साल से रह रहे थे वो उनका घर ही नहीं था। घर उनका कहाँ था? घर वहाँ से मीलों दूर था। जिसको घर समझ के बैठे थे वो तो उनका घर था ही नहीं, वो तो उनको बस रहने के लिए एक जगह दी गई थी ताकि वो काम करें किसी का। जैसे ही काम बंद हुआ उनसे उनका घर भी छीन लिया गया, इसलिए सबको वापस भाग भाग के आना पड़ा। ये क्या है? ये उस सामाजिक स्वरूप को दिखाने के लिए एक फ्रिक्शन का सहारा लिया गया, फिल्म का सहारा लिया गया है। उसका आप उदाहरण दे सकते हैं। कोरोना पर कुछ दिन पहले ही मूवी आई तो उसका उदाहरण दे सकते हैं। कोरोना के दौरान के लाखों कहानियाँ किससे सुने होंगे आपने, हज़ारों सुने होंगे, पेपर में पढ़ा होगा, उसका कोई कहानी दे सकते हैं। ये सब क्या है? पलायन के दर्द को दिखाने का एक अभी का ताज़ा करंट की चीज़ें हैं, जिसको आप लिख कर ये बता सकते हैं कि पलायन का जो सामाजिक स्वरूप होता है ना, वो आर्थिक से कहीं ज़्यादा भयावह होता है। आर्थिक तो मात्र एक कारण बन सकता है, रोज़गार एक कारण हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो जो उसके प्रभाव पड़ते हैं वो कहीं अधिक विनाशकारी, कहीं अधिक दर्द देने लायक होता है पलायन का। सिर्फ और सिर्फ पलायन का एक आर्थिक प्रभाव नहीं होता है, बहुत ही आयाम इसका व्यापक होता है। पलायन क्या होता है उसके बाद आप ये लिखेंगे किस तरह के पलायन होते हैं। राज्य राज्य में पलायन होता है, मतलब बिहार से दिल्ली आ गए, है ना। इसको देश के अंदर भी कहते हैं पलायन। एक होता है जिला में पलायन, जैसे उत्तराखंड अगर आप देखेंगे वहाँ का न्यूज़ तो वहाँ के बहुत सारे गांव खाली हो गए हैं। क्या हुआ है? गांव तक आज भी वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँची हैं। तो पहाड़ का जो इलाका है, पहाड़ी गांव, वो घोस्ट टाउन बनते जा रहे हैं, यानी कि पूरा गांव खाली है, एक भी आदमी नहीं रहता है। आबादी कहाँ बढ़ रही है? उत्तराखंड का जो प्लेन का इलाका है या हिमाचल के प्लेन का इलाका है उनमें आबादी बढ़ रही है। जैसे हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, जहाँ पर सुख सुविधाएं हैं रहने की, वहाँ पर क्या हो रहा है? आबादी बढ़ रहे हैं। या दिल्ली में पलायन हो जाता है वहाँ से लोगों का। तो गांव तो खाली हो रहा है, लेकिन शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। क्यों हो रहा है ये? तो ये भी एक प्रकार का पलायन होता है। अब देश से बाहर भी होता है। देश से बाहर अमेरिकन एम्बेसी में जाएं आप वीज़ा के लिए, 10-10 साल बाद के समय मिलता है। क्यों? सब अमेरिका जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है अमेरिका को। वहाँ पर जाने के बाद लोगों को रोज़गार मिल जाता, अच्छी जीवन मिलती है, अच्छे लाइफ स्टाइल मिलते हैं, अच्छी सुख सुविधाएँ मिल सकती हैं उनको जीवन में, तो इसलिए छोड़ कर लोग जाते हैं। ये सब क्या है? पलायन के मैं प्रकार आपको दिखा रहा हूँ कि राज्य राज्य में भी होता है, जिला लेवल का पलायन जिसको बोलते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी होता है, एक देश से दूसरे देश में भी होता है। अब इसके कारण अलग अलग हो सकता है। कारण इसका सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। अभी ही तुर्की में भूकंप आया, कितने लोगों ने पलायन किया होगा वहाँ से। सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है, कितने लोगों ने वहाँ से पलायन किया होगा। रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वहाँ से कितने लोगों ने पलायन किया होगा। बिहार के उत्तरी इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आते हैं, वहाँ के लोग पलायन करके कहाँ जाते हैं, कभी सोचा है आपने? तो ये जो पलायन का है अलग अलग कारण हो सकते हैं। जातिगत संघर्ष हो सकता है, जातिगत संघर्ष हो सकता है, एक जाति दूसरी जाति से लड़ती रहती, रेसिज्म के कारण हो सकता है, गोरा काला का विवाद हो सकता है, इसके कारण पलायन हो सकता है। ये सब क्या है? ये सब पलायन के अलग अलग कारण हैं। सारे आयाम को लिखिए, फिर इसके सामाजिक प्रभाव पर आपको अधिक फोकस करना है। मैं कुछ डेटा भी आपको दिखाऊंगा। राज्य के अंदर पलायन के कारण लिखेंगे, देश के अंदर पलायन के कारण, देश के बाहर पलायन के कारणों को लिखेंगे। सामाजिक कारण लिखेंगे, सामाजिक कारण क्या हो सकता है, जो भी आप लिखना चाहें। आर्थिक कारण लिख सकते हैं, जॉब वगैरह। राजनीतिक कारण लिख सकते हैं, प्राकृतिक कारण लिख सकते हैं। राजनीतिक कारण में क्या हो सकता है? अस्थिरता, जैसे पाकिस्तान है। कुछ दिन पहले ही BBC पर न्यूज़ आया था कि पाकिस्तान के लोग पैदल यूरोप की यात्रा करने को निकल रहे हैं। इतना ज़्यादा बदतर स्थिति हो गया। भारत तो आ नहीं सकते वो, तब कहाँ जाएंगे? उनके बगल में ईरान भी नहीं जा सकते, अफ़गानिस्तान की तो वैसी ही हालत है। तो कहाँ जा रहे हैं वो लोग? भाग भाग के यूरोपियन कंट्रीज़ में भाग रहे हैं।
क्यों भाग रहे? राजनीतिक अस्थिरता का बना हुआ है माहौल, इकोनॉमिक कोलैप्स कर गई है, राजनीतिक अस्थिर देश है पूरा पूरी। आर्थिक कारण में क्यों लिख सकते हैं? रोजगार का अभाव एक सबसे बड़ा कारण है कि रोजगार जो है और देश के जो आर्थिक विकास होती है ना, वो सीमित क्षेत्रों में बटा हुआ है अभी भी। जैसे देश के आर्थिक विकास का अगर आप देखेंगे तो गुजरात में केंद्रित है, महाराष्ट्र में केंद्रित है, कर्नाटक में केंद्रित है, यूपी अभी भी अविकसित है, बिहार अभी भी अविकसित है, बंगाल का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इन सब क्षेत्रों में से ज़्यादा पलायन होता है और इन राज्यों में पलायन अधिक होता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में अधिक पलायन होता है, दिल्ली, है ना। और पलायन कहाँ से करते हैं? तो हिंदी बेल्ट के लोग अधिक पलायन करते हैं। मैं डेटा दिखाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। क्यों करते हैं? बेहतर रोजगार, अपॉर्चुनिटी नहीं है, निवेश है उन्हीं जगहों पर केंद्रित, फैक्ट्रियां सारी वहीं पर केंद्रित हैं, सारे प्रोडक्शन के काम वहीं पर होते हैं, मतलब मजदूर लेवल के भी काम भी, सॉफ्टवेयर लेवल का काम भी, ये सब एक ही जगह केंद्रित हो गया है। विकास अभी भी, विकास का विकेंद्रीकरण अपने देश में नहीं हो पाया है। मैं आपको समझाने के तौर, देखो मैं चाहता तो लिख के बता देता पूरा, ऐसे ही लिख के दिखा देता, लेकिन उससे आप कुछ नहीं सीखते, आपके सोचने समझने की शक्ति डेवलप नहीं होती। इस कारण से मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, दिशा दिखा रहा हूँ, पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये सब आप लिख सकते हैं, यानी कि विकास और समान विकास लिख सकते हैं। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा कारण है आर्थिक कारण के अंदर। सामाजिक कारण क्या हो सकता है? सामाजिक कारण में जातिगत मुद्दे हो सकते हैं, रूढ़िवादी प्रथाएं हो सकती हैं। जैसे महिलाओं को लेकर, महिला को या बिहार में जॉब करना चाहे तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। भले ही शिक्षा मित्र वगैरह में काम मिल जाता है उनको, लेकिन प्राइवेट अपॉर्चुनिटी कितनी है बताइए मुझे? नहीं है। सरकारी जॉब कितनी है? 2% सरकारी जॉब है, 98% तो प्राइवेट में आज भी जॉब है। ये 90%, 98% का अपॉर्चुनिटी ही नहीं है बिहार में किसी के लिए भी, ना पुरुष के लिए ना महिलाओं के लिए। पुरुष थोड़ा बहुत दुकान भी खोल के बैठ जाए, महिलाओं के लिए तो वो भी मुश्किल हो जाता है गांव घर में। तो क्या होता है? रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, जिसके कारण फिर क्या होता है, वही महिला फिर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता अलग जगहों पर निकल के जाते तो वहाँ पर आसानी से जॉब कर सकते हैं। ये क्या है? ये भी एक सामाजिक कारण भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से और भी आप कारण को सोचकर लिख सकते हैं। अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिएगा, अपनी भाषा और अपनी शैली में लिखने की कोशिश कीजिएगा। और भी ऐसे के लेक्चर होंगे जिसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्राकृतिक कारण तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कौन कौन सा हो सकता है। बाढ़ हो सकता है, भूकंप हो सकता है, सूखा हो सकता है एक बहुत बड़ा कारण। इसके अलावा और भी आगजनी हो सकती है एक बड़ा कारण, आपदा हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है प्राकृतिक कारण, जिसके कारण क्या होता है? पलायन होता है। नदियों का सूख जाना होता है, पानी जहाँ पर था पहले अब वो जल स्रोत ही सूख गया तो वहाँ के सारे लोगों को पलायन करना पड़ जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक कारणों में आते हैं। राजनीतिक कारण मैंने पहले ही बता दिया कि राजनीतिक कोलैप्स हो सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाए, या कोई ऐसी सरकार आ जाए जैसे कुछ समय पहले अफ्रीका में हुआ था ये, कि एक जाति की सरकार आई तो उसने दूसरे पूरे जाति को देश से भी निकाल दिया। जैसे म्यांमार में क्या हो रहा है, म्यांमार से जो पलायन हो रहा है वो क्या है? वहाँ पर मुसलमान जो थे रोहिंग्या, उनको भगा दिया गया देश से। श्रीलंका में भी यही हुआ, बौद्ध बहुसंख्यक की सरकार बनी तो जो तमिल लोग थे या सिंह, जो तमिल अल्पसंख्यक थे, उन पर उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया, तब उनका पलायन होने लग गया। पाकिस्तान से जो नॉन मुस्लिम हैं उनका पलायन होता है, बांग्लादेश से जो नॉन मुस्लिम है उनका पलायन होता है, अफ़गानिस्तान से जो सिख थे या मुस्लिम थे, जो वो अफ़गानी लोग मूल के नहीं थे, या जो हिंदू थे, उन सब का पलायन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पर मारकाट मची पड़ी है। वो राजनीतिक कारण ही तो होता है मूल में उसका, और तो कोई कारण नहीं हो सकता है। और क्या हो सकता है राजनीति में? युद्ध हो सकता है बहुत ही बड़ा कारण। अभी देखिए कितने सारे युद्ध चल रहे हैं दुनिया में, उसके कारण पलायन बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर होता है। तो ये सब क्या है? ये सब राजनीतिक कारण में आएंगे। आप उसको लिखेंगे, फिर उन सब का प्रभाव लिखेंगे आप। जिस उदाहरण में आप रूस यूक्रेन दे सकते हैं, तुर्की का भूकंप दे सकते हैं, बाढ़ दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, युद्ध दे सकते हैं, जातिगत हिंसा दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप उदाहरण के स्वरूप में अलग अलग लिख सकते हैं। भारत के अंदर भी, भारत के बाहर भी, राज्य के स्तर पर भी, जिला के स्तर पर भी, इन सबको आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब भी ऐसे लिखें तो उसमें डेटा को ज़रूर इंक्लूड कीजिए कि कितने % लोगों का पलायन कहाँ से कहाँ तक होता है, किस राज्य से अधिक पलायन होता है, किस राज्य में अधिक पलायन होता है, किस राज्य से अधिक पलायन होता है, किस राज्य के अंदर जाते हैं लोग ज़्यादा, किस कारण से जाते हैं,
कितने % लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं इस कारण से, तो वो सब आपको लिखना पड़ेगा। आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि शहर जो होते हैं उनकी जो खूबसूरती है, उनकी जो बनावट होती है ना, कहीं न कहीं वो एक ज़्यादा से एक बाउंड्री से अधिक जनसंख्या जब उनके ऊपर लाद दी जाती है। अब दिल्ली छोटा सा, उस पर 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ये क्या है, ये ओवर पॉपुलेशन है यहाँ का। तो ये इसके कारण क्या होता है, शहर का जो पूरा संरचना बना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, वो सुचारू ढंग से नहीं चल पाता है ना। तो ये सब क्या है, ये सब ही पलायन का ही एक दंश है। उसके बाद से सरकारी प्रयास को भी लिखिएगा कि सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है पलायन को रोकने के लिए, ये सब आप लिख सकते हैं। अपना समाधान भी देने की कोशिश कीजिएगा। सामाजिक प्रभाव पर अधिक फोकस करना है, क्योंकि मैंने ऐसे का हेडिंग क्या दिया हुआ है कि पलायन का सामाजिक स्वरूप जो होता है वो आर्थिक स्वरूप से अधिक प्रभावी होता है। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है इसका, सामाजिक कारण अलग होगा, प्रभाव अलग होता है। प्रभाव क्या, संस्कृति कमज़ोर पड़ती है। गांव में देखिए पर्व त्योहारों का क्या हाल हो गया है। कोई भी पर्व त्यौहार पर कितने लोग आपको देखते हैं। एक छठ के अलावा किसी पर्व त्यौहार पर आपको गिने चुने हुए लोग दिखेंगे, अगर आप बिहार के वाकई गांव में रहते होंगे तो। या फिर क्या होता है, जो हमारी संस्कृति है, जो जैसे मैं मिथिलांचल से बिलोंग करता हूँ, तो जो मेरे मिथिलांचल की संस्कृति है वो तो बट जाएगी ना। भले ही वो दिल्ली में लोग इकट्ठे होकर मना लेंगे, लेकिन जहाँ पर मनाना चाहिए उस गाँव में तो कोई नहीं मना रहा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं जिस पॉइंट पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर पहुँचिएगा। जैसे शादी विवाह की ही बात करते हैं। अब हमारे यहाँ गांव की शादी बिल्कुल अलग होती है। अब जब गांव के लोग पलायन करके शहर में बसने शुरू हो जाएंगे तो उनका तो शहर ही घर हो जाएगा। शहर में ही फिर वो शहर के हिसाब से शादी विवाह करेंगे, तो हमारी क्या हुई, संस्कृति कमज़ोर होती है, पारिवारिक ढांचा कमज़ोर होता है। एक भाई रह रहा वहाँ, एक भाई रह रहा वहाँ, माँ बाप रह रहे हैं कहीं और, तो ये क्या होता है, पारिवारिक ढांचा कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। ये भी सब क्या है, सामाजिक प्रभाव को दिखाता है। बूढ़े लोगों का अकेलापन हो जाता है। अब सारे बाल बच्चे बाहर रह रहे हैं तो गांव में कौन रहेगा, तो माँ बाप रह जाते हैं अकेले। ये क्या है, ये भी एक सामाजिक प्रभाव ही है। सामाजिक प्रभाव ही है। आपके गांव में भी देखा होगा अपने आस पड़ोस में, ये सब क्या है, ये सब एक सामाजिक प्रभाव ही है जो पलायन के दंश को दिखाने की कोशिश करता है। बच्चों की सही देखभाल, अब बच्चे रह रहे हैं किसके साथ, तो जो उनके जैसे पिता है, वो सामान्य तौर पिता ही होते हैं। वो बाहर कहीं और रह रहे, तो दिल्ली में रह रहे, बम्बई में रहे, कलकत्ता, बाल बच्चे माता के साथ गाँव में रहते हैं। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि उतना तनख्वाह नहीं है, साथ में नहीं ले जा सकते। अब गांव में रहेगा तो उनकी सही देखभाल में एक जो पिता की भूमिका होती है वो कैसे निर्वाह होगा, या माता की भूमिका होती है वो कैसे निर्वाह होगा। तो ये क्या है, तो ये भी एक पलायन का कहीं ना कहीं दंश होता है। एक और प्रभाव पड़ता है कि इसके कारण, पलायन के कारण, जो न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट है, यानी कि माँ बाप और बच्चे, बस यही फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, ये यूरोपियन फैमिली कॉन्सेप्ट है, ये बढ़ता जाता है। फिर धीरे धीरे बच्चे भी अलग हो जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है कि पारिवारिक जो उसको देख रेख मिलना चाहिए था, जो पारिवारिक संस्कार मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल पाता है। तो ये सब क्या है, ये भी एक बच्चों के लिए अपने ही परिवार के लोग अनजान जैसे होते हैं, भार प्रतीत होते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक सामाजिक प्रभाव को ही दिखाता है। सामाजिक व्याभिचार या सामाजिक मूल्य बोलते हैं। सामाजिक मूल्य कमज़ोर होता है। अब शहर में कोई आदमी अकेले रह रहा है तो उसका हो सकता है लाइफ स्टाइल किसी और पर निर्भर हो जाए, कोई और मनुष्य उसके जीवन में आए। गांव में रह रहा है कोई, तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये वो चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लॉजिकली आपको हो सकता है, आपको लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्य जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये समझ रहे हैं मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी एक कारण हो सकता है। शारीरिक और मानसिक शोषण हो सकता है। गांव में लोग अकेले रह रहे हैं तो उनका भी शारीरिक शोषण हो सकता है। 2 आदमी मिलकर कोई काम करता, एक आदमी कोई कर रहा है तो वो भी ज़्यादा होता है। अब शहर में कोई अकेला रह रहा है तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब उस दंश को दिखाते हैं, सामाजिक प्रभाव को, जिसको आप डिटेल में लिखेंगे। और ये पलायन का प्रभाव होता है, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में लिखिए। और भी कारण को सोच सकते हैं आप लिखने के लिए, सोचिए और लिखिए। अब ये मैं एक और दिखाता हूँ, पलायन का डेफिनेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो लेक्चर समाप्त हो जाएगा। पलायन एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों की आवाजाही है। यह एक छोटी या लंबी दूरी के लिए अल्पकालिक, अस्थायी, स्वैच्छिक या मजबूरी बस, अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। लोग पलायन क्यों करते हैं,
ग्रामीण इलाकों का कृषि आधार वहां रहने वाले सभी लोगों को रोजगार प्रदान नहीं करता। क्षेत्रीय विकास में असमानता लोगों को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के लिए विवश करती है। शैक्षणिक सुविधाओं की कमी के कारण भी ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, अंतर्जातीय संघर्ष के कारण भी लोग अपने घर से दूर चले जाते हैं। गरीबी और रोजगार के अवसरों की कमी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रेरित करती है। बेहतर स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोग बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की तलाश में अल्पावधि के आधार पर पलायन करते हैं। भोजन की कमी, जलवायु परिवर्तन, धार्मिक उत्पीड़न, गृह युद्ध जैसे अन्य कारक भी हो सकते हैं। शिक्षा के भी एक कारण हो सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार से लगभग 20.9 मिलियन लोग पलायन कर अन्य राज्य में चले गए। मैं डेटा दे रहा हूँ आपको, इसको लिखिएगा अपने आंसर में। 20.9 मिलियन का यह आंकड़ा देश में होने वाले कुल अंतर्राज्यीय पलायन, इंटर स्टेट माइग्रेशन का 37% है, 37%। इस अवधि में यह भी पाया गया कि देश के दो बड़े महानगरों दिल्ली और मुंबई की ओर पलायन करने वाले कुल संख्या 9.9 मिलियन रही। 90 लाख से ज़्यादा वहाँ की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा था। समझ ही रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार देश की हिंदी पट्टी का पलायन का प्रमुख केंद्र है। हिंदी पट्टी जानते ही हैं, जहाँ के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। मुख्य रूप से कहाँ से? बंगाल से ले लीजिए। हिंदी पट्टी में बंगाल से लेकर और आप बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन एरिया को आप मान सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी भाषा को जो सामान्य तौर पर प्रयोग करते हैं उन सबको, झारखंड, इन सबको मान सकते हैं। सबसे ज़्यादा पलायन यहीं से होता है। 4 प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से देश के कुल अंतर्राज्यीय पलायन का 50% हिस्सा देखने को मिलता है। 50% पलायन यहीं से होता है मैक्सिमम। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बाहरी राज्यों की तुलना में स्वयं के राज्य में ही पलायन करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। यानी कि बिहार में ही एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं, यूपी में ही एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। तो ये क्या है? इसको इंटर स्टेट कहा जाता है। अंतर जिला पलायन के रूप परिभाषित किया जा सकता है, जहां एक और वर्ष 2011 के जनगणना में अंतर जिला पलायन 30% था। इंटर स्टेट पलायन 2001 में मात्र 30% था। 100 में से 30 ही आदमी करते थे। 2011 में 58% हो गया। 58% पलायन का दर बढ़ गया है 2011 में। अब तो समझ ही सकते हैं 2021 में, 22-23 में क्या हाल होगा। तो ये मैंने आपको क्या बताया है, ये पलायन के मैंने कुछ आपको फैक्ट और ऑफिशियल बता दी है, डिफिनेशन किस तरह से लिखते हैं। अब कुछ चीज़ों पर और बात कर लेते हैं। जैसे भारत है, भारत के बाहर जो पलायन होते हैं उसको भी लिखिएगा, जिसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है उसको लिखिएगा। क्यों होते हैं ये भी लिखिएगा। मतलब पूरे सारे आयाम को कवर करके लिखने की कोशिश कीजिएगा और ग्रुप में भेजिएगा। आयाम सिर्फ बिहार तक सीमित मत रखिएगा, सभी राज्यों को कंक्लूड करके सबका लिखना है। कविता, कहानी, अपने अनुभव, डेटा, सरकारी प्रयास, सरकारी योजनाएं, सब कुछ आपको लिखना है। भूमिका लिखिए, भूमिका से पहले कुछ कविता कहानी लिखना है, पंक्तियाँ वो लिखिए। भूमिका में फिर आप अपने अनुभव को लिख सकते हैं। कोई कविता हो, कोई कहानी, कविता नहीं, कविता तो हो गया, कहानी हो कोई आपसे जुड़ी, उसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर पलायन क्या होता है, पलायन के कारण क्या होते हैं, प्रभाव क्या पड़ता है, सामाजिक प्रभाव कैसे ज़्यादा आर्थिक प्रभाव से ज़्यादा व्यापक है, इसको लिखिएगा। सामाजिक प्रभाव व्यापक है आर्थिक प्रभाव से, इसको ज़्यादा जरूर लिखिएगा। यही मुख्य हिस्सा है आपका निबंध का। लिख कर भेजिए, देखते हैं कैसे क्या आप लोग लिखते हैं। वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। मैंने गाइड करने की कोशिश की है, दिशा दिखाने की मैंने कोशिश की है। बाकी लिखेंगे कौन? तो लिखेंगे आप ही लोग। ओके, लिखने की कोशिश कीजिए, कोशिश तो कीजिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज ही तो लिखेंगे। चलिए ठीक है, 2 पेज ही लिखिए, लेकिन लिखिए तो सही। एक बार लिखने की कोशिश तो कीजिए। जो आप देखते हैं आंखों देखा उसी को लिखिए, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही ना। नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा भाई। 300 नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर का पेपर होगा, सामान्य नहीं है। जितना GS1 मायने रखता है, GS2 मायने रखता है, उतना ही ऐसे भी मायने रखता है। मुझसे कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम ID दिया रहता है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, देर सवेर ही सही। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।